छोटा नागपुर का पठार, मतलब कौन कौन? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और छोटा नागपुर का पठार। इस सब का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन। मतलब कि प्री कैम्ब्रियन को हम लोग आर्कियन युग भी यहां कहते हैं। क्लियर है? तो ये सब कॉमनली याद कर लीजिए कि सब का निर्माण किसमें हुआ है? प्री कैम्ब्रियन में। आपको मैंने बताया था कल कि क्रिटेशियस युग में डक्कन लावा प्लेटू का निर्माण हुआ है, लेकिन बाकी जितना भी है उन सब का निर्माण प्री कैम्ब्रियन। अब प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या होता है? एजोइक। आपने पढ़ा होगा, आपसे बातचीत ना करें, आपने युग पढ़ा होगा, एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। एजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। क्लियर है सबको? क्रम से है। पहले क्या है? एजोइक। और एजोइक जो युग है उसी को प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। आप बोलेंगे सर प्री कैम्ब्रियन क्यों कहते हैं? देखिए, एजोइक के बाद आया पेलियोजोइक, एजोइक के बाद आया पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक का जो पहला युग है वो कैम्ब्रियन है। पेलियोजोइक में जो फर्स्ट एरा है, पेलियोजोइक को भी कई युगों में बांटते हैं, तो पेलियोजोइक का जो फर्स्ट एरा है वो है कैम्ब्रियन। तो पेलियोजोइक का जस्ट पहले एजोइक है, तो नाम क्या पड़ गया उसका? प्री कैम्ब्रियन। बात समझ रहे? प्री कैम्ब्रियन नाम क्यों पड़ा? ऐसे नाम एजोइक है, पर एजोइक को ही प्री कैम्ब्रियन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद का युग है पेलियोजोइक। अब पेलियोजोइक का जो शुरुआत है वो कौन सा है? कैम्ब्रियन। तो इसका मतलब उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन बोलो या एजोइक युग बोलो, एक ही बात है। तो एक नोट करके पहले एक लाइन लिख लो कि मालवा का पठार, एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, मालवा का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा छोटा नागपुर के पठार, तथा छोटा नागपुर का पठार, इन सबका निर्माण all are formed in क्या? प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन एरा। इन सभी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इन सभी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक युग कॉमन है, याद कर लीजिए। प्री कैम्ब्रियन किसको बोलते हैं? मतलब जो सबसे पहला युग है, धरती के निर्माण का जो पहला युग है उसी को प्री कैम्ब्रियन या उसी को एजोइक के नाम से जानते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी थोड़े से अननोन टाइप के हैं, तो लगता होगा क्या बोल रहे हैं सर, एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक। अगर हम बुंदेलखंड बोलते हैं तो लगता होगा सुना हुआ है, लेकिन अगर हम बोलते हैं एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक या कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेबोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, अगर ये सब बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा अननोन लगता होगा, लेकिन ये अननोन लगेगा, सबको लगता है। भूगोल के विद्यार्थी जो है, जो भूगोल में पीएचडी है, उसको भी लगता है, लेकिन इसके रटने का तरीका है, ट्रिक है। बिना ट्रिक के इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को तो आपको पूरा ट्रिक लिखवा दूंगा। एक ट्रिक से मुझे भी याद वैसे ही है, जैसे अब पेलियोजोइक के कई भाग हैं, तो उसका एक ट्रिक बनाया था, कैम्बोडो सिल्दे कार्बोपर्म। तो पहला कैम्बोडो तो कैम्ब्रियन, कैम्बोडो ऑर्डोविशियन है ना, फिर सिल्दे सिल्यूरियन, फिर डेबोनियन है ना, फिर कार्बोपर्म, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। तो बिना ट्रिक के याद रहने वाला चीज भी नहीं, तत्काल याद हो जाएगा, फिर भूला होगा। तो हम बता देंगे, पूरी चैप्टर पढ़ाएंगे अच्छे से और बताएंगे किस युग में किसका निर्माण हुआ है, किस युग में मछली आया, किस युग में डायनासोर आया, किस युग में 3 आंख वाली छिपकली आई, किस युग में हिमालय बना, इंसान का उत्पत्ति किस युग में हुआ, कब कब हिम युग आया, कब ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ। तो पूरी बात, समुद्र कब आया, जमीन कब बना, फूल वाले बिना फूल वाले पौधे कब आए, फूल वाला पौधा कब आया, तो पूरी बात एक अलग चैप्टर में हम करा देंगे। ये काम आता है प्री में, आपके मेंस के सिलेबस में ये चीज नहीं है। जो जनरल अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी रखे हैं तो वहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता, आप इस्तेमाल कर सकते। जैसे मिट्टी पूछा भारत का, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते, इस मिट्टी का निर्माण इस युग में बने हुए चट्टानों से हुआ है, तो थोड़ा सा आंसर स्टैंडर्ड हो जाता है। जब आप पठार पर आंसर लिख रहे हैं
तो आप पूछा नहीं गया आपसे कि आप इस युग का नाम मेंशन ही करिए, नहीं लिखने पर भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर उस युग को मेंशन कर दिए ना, तो अंडरलाइन कर दिए वहां पर, तो थोड़ा सा मार्क्स बढ़ जाता है, क्योंकि भूगोल का टीचर देख के खुश हो जाता है कि बच्चा युग भी जानता है। चलिए तुम लोग आज बुंदेलखंड के पठार पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए बुंदेलखंड का पठार, हेडिंग डाल दीजिए बुंदेलखंड का पठार, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। देखिए इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसका विस्तार एक्सपेंशन लिख के एड्रेस दे दीजिए, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये बाउंड्री है मान लीजिए उत्तर प्रदेश का, अगर बाउंड्री है मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का ही बाउंड्री है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें तो ये जो हमारा है ये उत्तर प्रदेश, ऊपर में उत्तर प्रदेश है, नीचे में मध्य प्रदेश है। क्लियर है? ये तो आप जानते हैं, मैप में आप देखे भी होंगे। तो अगर इस तरफ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। समझ में आ रहा है बात ना? तो ये जो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में इसका विस्तार है। लेकिन पूरे उत्तर पश्चिम में नहीं, पूरे दक्षिण पश्चिम या पूरे उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पूरे हर एक जिले में बुंदेलखंड नहीं है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उसी में अलीगढ़, आगरा और मथुरा भी आता है, लेकिन वो सब बुंदेलखंड में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश का कुछ ही जिला है जो बुंदेलखंड में शामिल है, और मध्य प्रदेश का भी कुछ ही जिला है उत्तर पश्चिम का जो बुंदेलखंड में शामिल है। जिलों का नाम अगर चाहें आप तो लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल है इसमें, यूपी में कौन कौन सा जिला शामिल है। अगर देखा जैसे जिला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मैप में जाएंगे और ढूंढेंगे कि आखिर कहां है बुंदेलखंड, तो आपको ढूंढने के लिए लिखवा दे रहा हूं। लिखिए उत्तर प्रदेश में झांसी, उत्तर प्रदेश में लिखिए झांसी, जालौन, झांसी के बाद लिखिए जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, ये सब जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड के पठार में ये सभी जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। एक झांसी भी शामिल कर लीजिए, झांसी भी उत्तर प्रदेश में ही है। बांदा, हमीरपुर के बाद बांदा, नोट कर लीजिए। ये सब जिले उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जिले लिखवाया हूं। क्लियर है? अब मैप में आप जाओगे तो मैप में तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहता है, आप आसानी से पकड़ लोगे कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड कहां है ना। इसके बाद बघेल, उत्तर प्रदेश में तो हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दतिया, नाम सुना होगा आपने, दातिया। उसके बाद छतरपुर, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद भिंड, शिवपुरी। ये जो इलाका है इसी में एमपी में बुंदेलखंड है, यानी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र कहां का है, दतिया, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड और थोड़ा सा शिवपुरी। पूरा शिवपुरी जिला इसमें आता भी नहीं है ना। मुरैना इसमें नहीं आता। मुरैना जो आप चंबल घाटी जो जानते हैं, जिसमें डकैतों के लिए प्रसिद्ध है, पूरी चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, डकैत के लिए। फूलन देवी, जिसमें बैंडिट क्वीन मूवी बना था, उन पर पान सिंह तोमर, मलकान सिंह, बड़े बड़े डाकू हुए। तो चंबल घाटी जो आप देख रहे हैं ना, वो चंबल घाटी में कितने जिले आते हैं, 4 जिले जहां डकैत रहते थे। वो जिले हैं ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और भिंड। शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, ये 4 जिले हैं जहां पर चंबल नदी बीहड़ बनाती है। बीहड़ समझते हैं आप, उबड़ खाबड़ जमीन। जब नदियां उबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण करती है तो उसे बीहड़ कहते हैं। अब बीहड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड, चंबल नदी में लिखवाया था मैंने कि चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, बैड लैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। और चंबल के बारे में एक विशेष जानकारी यह है कि चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से नेचुरली घड़ियाल मिलता है। पूरे भारत में एकमात्र नदी है चंबल जहां प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है। 2016 के आईएएस का पेपर आप निकालिएगा प्री का, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन ये कि भारत में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल किस नदी में मिलता है,
ये 2016 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में आईएएस में आया हुआ है। तो प्राकृतिक रूप से घड़ियाल भारत में किस नदी में मिलते हैं? चंबल नदी में। क्लियर है? चंबल नदी क्या बनाती है? बीहड़। अब बीहड़ में कितने जिले आते हैं एमपी के? मध्य प्रदेश के कितने जिले? 4, शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर। शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, यही 4 जिले किसमें आते हैं? बीहड़ में। इसको नोट कर लीजिए। बीहड़ हिंदी में है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? बैड लैंड टोपोग्राफी। क्लियर है? अगर बीहड़ आपको सही में देखना है, क्या? अच्छा, डकैत संग्रहालय बन रहा है। वाह, क्या बात है। ये सरकार का नया, भी बाहर से आइए, डकैत लोगों का जो है छीना हुआ बंदूक और छीना हुआ चाकू वहां रखा जाएगा। खैर बढ़िया है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के जो भी करना चाहिए राज्य सरकार को वो ठीक है। अभी जाइएगा आप वहां पर। अब महाराष्ट्र में जाओगे तो आज जेल संग्रहालय बन रहा है, जहां गांधी जी बंद हुए थे जिस जेल में, है ना, वहां पर यरबदा जेल में जेल संग्रहालय बनाया गया है। जैसे आप पोर्ट ब्लेयर चले जाइए, पोर्ट ब्लेयर में था जो काला पानी की सजा दी जाती थी, सेलुलर जेल, उसको भी क्या बना दिया है? अब संग्रहालय बना दिया है। तो अच्छी बात है, ये सब नया इनिशिएटिव है। आप पर्यटन भी क्या एक प्रकार का उद्योग है, पर्यटन भी क्या है? उद्योग है। और उस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ भी करना चाहिए। क्लियर है? तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो दतिया, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी किसमें आता है? बुंदेलखंड में। एमपी मतलब एमपी वाले बुंदेलखंड में। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए। बुंदेलखंड के पठार को विंध्यन पर्वत 2 भागों में बांटता है। बुंदेलखंड के पठार को विंध्यन पर्वत 2 भागों में बांटता है। विंध्यन माउंटेन डिवाइड्स बुंदेलखंड प्लेट्यू इंटू 2 पार्ट। बुंदेलखंड प्लेट्यू इंटू 2 पार्ट। बुंदेलखंड प्लेट्यू इंटू 2 पार्ट। क्लियर है? यानी बुंदेलखंड के पठार को विंध्यन पर्वत कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। क्लियर है? उत्तर में उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड और दक्षिण में दक्षिण वाला बुंदेलखंड। क्लियर है? कुछ और टेक्निकल इस पर बात करें। मैं बता दूं कि ये जो बुंदेलखंड का पठार है, इसके बाउंड्री से, बुंदेलखंड का जो पठार है, इसके बाउंड्री से कौन सा पहाड़ निकलती है? विंध्यन। यानी विंध्यन पर्वत इस पठार को 2 बराबर भागों में बांट रही है। क्लियर है? अब देखिए, जो मानसून की हवाएं हैं, आपको मानसून हम अलग से पढ़ाएंगे। जो मानसून की हवाएं हैं वो विंध्यन पर्वत से टकराकर बुंदेलखंड वाला, जो मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला भाग है, वहां तो अच्छी बारिश करा देती है। मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड है वो विंध्यन पर्वत के कहां पड़ता है? साउथ में। अब विंध्यन पर्वत के नॉर्थ में कौन पड़ता है? उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड। क्लियर है? तो मानसून की हवाएं आती हैं, मानसून की हवाएं आती हैं और आकर के किससे टकराती हैं? विंध्यन पर्वत से। तो आप जानते हैं कि जिस तरफ हवा, पानी, मानसून वाली हवा टकराती है उस तरफ तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन पहाड़ के उस पर बारिश नहीं होती। यानी कि बुंदेलखंड का जो हिस्सा एमपी में है वहां तो बरसात बढ़िया होगा, लेकिन पहाड़ के उस पर यूपी वाला बुंदेलखंड है, वहां बरसात नहीं होगी। तभी हाल में न्यूज में आपने सुना होगा, अभी 2-3 साल पहले न्यूज में आया था कि बुंदेलखंड के लोग, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है वहां के लोग घास की रोटी खाने को मजबूर हैं। वहां बरसात होता ही नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सूखा स्थान कौन है? बुंदेलखंड। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक योजना चलाया है वहां पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिंचाई योजना, और वो स्पेशली बुंदेलखंड के लिए है। तो बुंदेलखंड का जो इलाका है ना, वहां बारिश होती ही नहीं। और आपको जब बिहार स्पेशल में पढ़ा रहा था तो बताया था कि अगर तो सर बारिश नहीं होती तो भी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हिमालय से जो पानी टकराता होगा वो तो यहाँ के बारिश करा सकता है, जो हवा हिमालय से टकराती होगी वो तो बुंदेलखंड में करा सकता है। तो आपने सुना होगा उस दिन कि जैसे जैसे पहाड़ से दूर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा, तो हिमालय कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में, और ये बुंदेलखंड कहां है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में। तो क्या बारिश होगी? कभी कभार हिमालय की मेहरबानी हुआ तो हो भी जाएगा, वरना मैक्सिमम वहां क्या पड़ेगा? सूखा। तो हिमालय वाले वर्षा से भी यहां वर्षा नहीं होती, और विंध्यन पर्वत की भी वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जा रही, इसलिए वर्षा नहीं होती। यानी उत्तर प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड है वहां वर्षा नहीं होती। समझ में आ गया बात? एक लाइन लिख लीजिए। बुंदेलखंड का जो हिस्सा बुंदेलखंड का जो हिस्सा बुंदेलखंड का जो
जो हिस्सा बुंदेलखंड का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, वह विंध्यन पर्वत के रेन शैडो जोन में पड़ जाता है, वह विंध्यन पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। बुंदेलखंड का जो हिस्सा बुंदेलखंड का जो हिस्सा बुंदेलखंड का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, वहां विंध्यन पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश आ जाता है, जिससे वहां वर्षा नहीं होती, जिससे वहां वर्षा नहीं होती। रेन शैडो जोन समझते हैं ना आप? पहाड़ के एक तरफ वर्षा होगी, लेकिन इसके पीछे में वर्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम रेन पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ये पूरी बात डिटेल बताएंगे। आर्द्रता समर्थ क्या होता है, विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, बारिश की स्थिति क्या होती है, ये पूरी बात उस चैप्टर में हम बताएंगे जो क्लाइमेटोलॉजी का भाग है। क्लियर है? तो चलिए, क्या लिखा आपने कि बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहां वर्षा नहीं होती, वहां क्या पड़ता है? जनरली सूखा पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, बुंदेलखंड के पठार से, बुंदेलखंड के पठार से यानी प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, अभी इस क्लास में हम लोग पठार पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो आप लोग बिल्कुल इसको नया न समझे, आप हेडिंग डाल दीजिए कॉपी निकाल करके, बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है? और जहां पर कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? इसलिए सबके लिए चैप्टर सबके लिए नया है, बिल्कुल सभी नए बच्चे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए कॉपी निकाल लीजिए और जहां पर कोई डाउट होगा पूछिएगा। अभी हम पढ़ा रहे बुंदेलखंड का पठार, हेडिंग डाल दीजिए और जो लिखवा रहा हूं उसको लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए बुंदेलखंड के पठार पर क्या लिखे? बुंदेलखंड के पठार से सिंध बेतवा चंबल, बुंदेलखंड के पठार से, अच्छा, सिंध बेतवा एंड चंबल फ्लोज थ्रू प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। लिखिए, बुंदेलखंड के पठार से सिंध बेतवा और चंबल नदी प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड के पठार से सिंध बेतवा और बुंदेलखंड के पठार से सिंध बेतवा और चंबल नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है? सिंध बेतवा और चंबल नदी प्रवाहित होती है। हो गया क्लियर? अब लिखिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण। लिखिए, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड मेड बाय नीस रॉक। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण मुख्यतः नीस चट्टान से हुआ है। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण मुख्यतः नीस चट्टान से हुआ है, नीस चट्टान से हुआ है। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण मुख्यतः नीस चट्टान से हुआ है। किस चट्टान से हुआ है? नीस चट्टान से हुआ है। लिख लिया? लिखिए, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण किससे हुआ है? नीस चट्टान से हुआ है। देखो, नीस एक रूपांतरित चट्टान है, थोड़ा सुन लो। नीस कैसा चट्टान है? एक रूपांतरित चट्टान है। पढ़े होंगे आप लोग, चट्टान 3 प्रकार का होता है ना? आपने पढ़ा है चट्टान 3 प्रकार का होता है, बचपन में ही पढ़ा होगा। आपने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जमीन के अंदर से जो लावा निकलता है गर्म, उसके जमने से जो चट्टान बने उसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है? उसी को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि धरती पहले पिघली हुई थी। पहले इस धरती पर जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो कौन था? आग्नेय चट्टान। इसीलिए उसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। बाद में आग्नेय चट्टान का हवा से, पानी से घिसने लगा, और उसके घिसने के बाद उसके सेडिमेंट से जो चट्टान बना उसे बोला गया सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। इसीलिए अवसादी चट्टान को सेकेंडरी रॉक कहते हैं, क्योंकि किसी के बाद बना है वो। और ये दोनों चट्टान, आग्नेय चट्टान भी और अवसादी चट्टान भी, जब टेम्परेचर प्रेशर के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल लेते हैं तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जैसे ग्रेनाइट अपना रूप बदलता है तो क्या बन जाता है? नीस। बैसाल्ट अपना रूप बदलता है तो क्या बन जाता है? सिस्ट। चूना पत्थर, लाइमस्टोन अपना रूप बदलता है तो मार्बल, संगमरमर। समझ में आ रहा है बात? तो एक अलग चैप्टर है चट्टान का, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तत्काल जान जाइए कि नीस क्या है। एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है जो किससे बना है? ग्रेनाइट से।
ग्रेनाइट ही अपना रूप बदल दिया तो क्या बन गया? नीस। यानी पूरे पठार का जो निर्माण है उसमें अधिकांशतः कौन सा चट्टान मिलेगा? नीस चट्टान मिलेगा। इसीलिए लिख लीजिए, इसलिए बुंदेलखंड के पठार को नीस का पठार भी कहते हैं। सो बुंदेलखंड प्लेट्यू इज नोन एज प्लेट्यू ऑफ नीस। लिखिए, इसीलिए बुंदेलखंड के पठार को, इसलिए बुंदेलखंड के पठार को नीस का पठार भी कहते हैं। आप लोग नहीं लिख रहे हैं क्या? इसलिए बुंदेलखंड के पठार को नीस का पठार के नाम से भी जानते हैं। इसलिए बुंदेलखंड के पठार को नीस का पठार भी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? लिखिए, इस पठार पर, अगला पॉइंट, इस पठार पर लाल मिट्टी का विस्तार है। रेड सॉइल स्प्रेडेड ऑन दिस प्लेट्यू। इस पठार पर लाल मिट्टी का विस्तार है। रेड सॉइल, स्प्रेड माने फैला होना, स्प्रेडेड ऑन दिस प्लेट्यू। इस पठार पर लाल मिट्टी का विस्तार है। कर लिया नोट? यानी बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी। लेकिन अगर कभी यूपी पीसीएस आपको देना हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देना हो किसी को, तो वहां इसी लाल मिट्टी को रार, माड़, पड़वा ये सब नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, लाल मिट्टी को ही उत्तर प्रदेश में रार, माड़ या पड़वा, वहां लोकल नेम है ये। कभी उत्तर प्रदेश देने जाओगे ना तो वहां पर ये सब नाम पूछ लेते हैं स्पेशल में कि रार, माड़, पड़वा के नाम से उत्तर प्रदेश किस मिट्टी को जानते हैं? लाल मिट्टी को। रार, माड़, पड़वा नेम है, अंग्रेजी में भी सेम होगा। रार, माड़, पड़वा ये सब नाम है, लोकल नेम है। ये यूपीएससी में नहीं आएगा नाम। यूपी पीसीएस का एग्जाम अगर देना हो, चूंकि यहां अधिकांश बच्चे उस फॉर्म को भरे हैं, तो थोड़ा कभी उत्तर प्रदेश आता है तो उसकी स्पेशल बातें भी करा देता हूं ताकि आपको वहां भी कुछ चीजें काम आ जाए यहां से, है ना। चूंकि 24 अक्टूबर को ही उसका पेपर है, मैंने अब उसका उल्टी गिनती शुरू है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। वहां भी 25-30 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, तो करंट का एक बार पूरा रिवीजन आप लोग कर जाइए 1 साल का। चलिए, हो गया क्लियर है? रार, माड़, पड़वा के नाम से वहां किसको जानते हैं? लाल मिट्टी को। लिखिए फसल, क्रॉप में लिखिए क्रॉप में लिखिए मक्का, दाल और मोटे अनाज। मक्का, मेज, पल्सेज, ज्वार, बाजरा। मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा लिख लीजिए। मेज मैंने मक्का, दाल, ज्वार, बाजरा, इन सब की खेती करते हैं। वैसे ज्वार बाजरा जनरली राजस्थान में होता है, ज्वार महाराष्ट्र में और बाजरा कहां होता है? राजस्थान में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन यहां भी ज्वार, बाजरा, मक्का और दाल की खेती करते हैं। आप पूरा मध्य प्रदेश में जाइए, घूम लीजिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश ही हरा भरा है। अगर मध्य प्रदेश आप कभी घूमने जाओगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश को देखोगे तो खुशहाल है। पूरा बढ़िया शहर भी वही है, भोपाल, इंदौर, जितने भी बढ़िया, उज्जैन। लेकिन अगर पूर्वी हिस्सा में आओगे आप तो उसमें केवल जबलपुर एक दिखाई देता है जो हरा भरा और बसा हुआ शहर है, बाकी शहर उजड़े हुए हैं। हालांकि वैसे कह नहीं सकते, मैहर में माता का मंदिर है, उजड़ा हुआ कैसे कहते हैं, लेकिन मैहर है, सतना है, उसके बाद कटनी है, जबलपुर लेकिन वहां फेमस शहर है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में जाओगे तो एक से एक शहर है, क्योंकि वो हरा भरा है। पूरा मध्य प्रदेश में सबसे उपजाऊ दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, जिसको मालवा का पठार बोल रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में अगर किसी जमीन के लिए लड़ाई हुआ प्राचीन काल में, इतिहास में, तो मालवा को लेकर के। आपने सुना होगा, जो भी राजा, गुप्त साम्राज्य भी किसके लिए लड़ाई थे? मालवा के लिए। आप जानते हो कि अंतिम में गुप्त राजा बट गए थे 3 हिस्सों में, एक गुजरात वाली शाखा, एक मालवा वाली शाखा, एक बिहार वाली शाखा। समझना बात में? तो मालवा, पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई जीतने का लालसा रखता था तो किसको जीतने का? मालवा। पश्चिमी मध्य प्रदेश वही उपजाऊ है, पूर्वी मध्य प्रदेश पूरा बंजर है। आप कभी चलिए वहां से, इलाहाबाद से, सतना, कटनी, मैहर, लाइन से खाली पहाड़ी, जहां तहां धान। हम लोग मचान किसमें लगाते हैं? सब्जी के खेत में। अरे सब्जी खा न जाए कोई पशु तो लोग मचान वहां गाड़ते हैं, और उन लोगों ने धान के खेत में भी मचान गाड़ के बैठा हुआ है। हम लोग धान को वैल्यू नहीं देते, और लोग छोटा सा जमीन है बेचारा, उतने में धान उगाया है। समझ, पानी की उतना ही दिक्कत है। चलिए, समझ में आ रही है आप लोगों को? ये होगा बुंदेलखंड का पठार। अब चलिए लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए बघेलखंड का पठार। हेडिंग डालिए बघेलखंड का। थोड़ा समझिए, देखिए फैक्चुअल चीजें, जो टर्मिनोलॉजी है या जो तथ्य है वो मिलेगा हर जगह, लेकिन चीजों को समझ लेंगे ना तो आप अच्छे से उसको लिख देंगे। क्लियर है? आपको पूछा जाएगा, परीक्षा में आ जाएगा कि भारत में पठारों का क्या आर्थिक महत्व है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में पठारों का आर्थिक महत्व बताइए, उस पर लिखिए आप 300 शब्द। तो ये सब चीज
आपको काम आ जाएगा। पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश का मैप बना दीजिए, पूर्वी का बना दीजिए, उधर बंजर दिखा दीजिए, इधर हरा भरा दिखा दीजिए, तो थोड़ा सा टेक्निकल काम हो जाएगा वहां पर, तो अंक बढ़ेगा आपका। तो ये चीजें मैं इसलिए बताता हूं ताकि वहां आप इंप्लीमेंट कर सके कॉपी के अंदर, है ना। चलिए अगला लिखिए, बघेलखंड का पठार कब बना है, तो पहले ही लिखवा दिया हूं, सब प्री कैम्ब्रियन में बना है। लिखिए, बघेलखंड के पठार का निर्माण, बघेलखंड के पठार का निर्माण रेड सैंडस्टोन से हुआ है। रेड सैंड स्टोन, रेड सैंडस्टोन मुख्यतः, और भी चट्टानें यहां मिलती हैं, यहां और भी चट्टानें हैं। ले लीजिए, बघेलखंड के पठार का निर्माण, बघेलखंड के पठार का निर्माण रेड सैंडस्टोन यानी लाल बालू पत्थर से हुआ है, लाल बालू पत्थर से हुआ है। क्लियर है। आप एक चीज और बता दूं कि पूरा जो इलाका है बघेलखंड का, आप चलिए वहां से मिर्जापुर के बाद निकलिएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद से ट्रेन जाती है, आप लाइन से चलिए तो पहले मिल जाएगा आपको सतना, क्या मिलेगा, सतना, उसके बाद मिलेगा मैहर, उसके बाद मिलेगा कटनी। लाइन से आपको सीमेंट का कारखाना दिखेगा, सीमेंट बनाने का फैक्ट्री आपको दिखेगा। देखिए रटना नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आप हमेशा के लिए याद हो जाए आपको। खाली सीमेंट, आपने मैहर सीमेंट का नाम भी सुना होगा, मैहर सीमेंट पहले चलता था, सुना होगा नाम। तो इसे पूरा इलाका सीमेंट इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। वैसे भारत में पहली बार सीमेंट मद्रास में बनाया गया था, पहली बार सीमेंट इंडस्ट्री कहां लगाया गया, तमिलनाडु में। भारत में पहली बार सीमेंट का कारखाना कहां लगाया गया था, तमिलनाडु में। लेकिन सबसे ज्यादा सीमेंट जो है वो राजस्थान में, सबसे ज्यादा भारत में सीमेंट कहां बनता है, राजस्थान में। सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री कहां है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी एक जगह है लाखेरी, राजस्थान में भी एक जगह है लाखेरी, इसको लिख लीजिएगा। ये पूरे भारत में सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है। लाखेरी जो है पूरे इंडिया में सीमेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है। बाकी और भी जगहों पर सीमेंट बनता है, लेकिन सीमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस प्लेस कौन है, लाखेरी। सबसे ज्यादा फेमस प्लेस कौन है, लाखेरी, लाखेरी। सबसे फेमस प्लेस कौन है, लाखेरी, लिख लीजिएगा। क्लियर है। वैसे कहीं लिख लीजिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री है और उसमें कहां फेमस है, लाखेरी। क्लियर है। अब लिखिए एक अगला पॉइंट, बघेलखंड के पठार पर अधिकांशतः सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग। लिखिए, बघेलखंड प्लेट्यू फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, बघेलखंड प्लेट्यू फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो बोल रहा हूं, पीछे वाले बच्चे। सबसे ज्यादा फेमस है बघेलखंड का पठार किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। तो लिख लीजिए, बघेलखंड का पठार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बघेलखंड का पठार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। पूरा सतना, मैहर, कटनी खाली सीमेंट का ही मिलेगा लाइन से आपको कारखाना। समझ में आ रहा है बात। अगला पॉइंट लिखिए, बघेलखंड के पठार पर, बघेलखंड के पठार से, बघेलखंड के पठार से, बघेलखंड के पठार से टोन्स, कौन सी नदियां बहती है, बघेलखंड के पठार से टोन्स, टोन्स, सोन, सोन, रिहंद, रिहंद, सतना। सतना जगह के भी नाम है, नदी का भी नाम है। सतना जो है ना एक जगह भी है, सतना एक जिला है मध्य प्रदेश का, और सतना नदी भी है, सतना। इसके बाद आप ले लीजिए, सतना के बाद कर्मनासा, उसके बाद लिखिए पुनपुन। ये सब नदी कहां बहती है, ये सारी नदियां कहां बहती है स्टूडेंट्स, बघेलखंड के पठार पर। लेकिन ये चार नदी जो शुरू वाली है, यहीं से आपको प्रश्न पूछा जाता रहा है। क्लियर है। अब लिखिए, इस पठार पर किस मिट्टी का विस्तार है, जी बताइए। चूना पत्थर, जिप्सम, इस सब का प्रयोग करते हैं। हाँ, चूना पत्थर भी है वहां, बिल्कुल बहुआयत मात्रा में तो नहीं करते, लेकिन चूना पत्थर है वहां। बालू पत्थर मेनली है। हाँ, बालू पत्थर भी इस्तेमाल होता है उसमें, बालू पत्थर का भी इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है। क्लियर है। वैसे लिख लीजिए, एक लाइन सही बोला इन्होंने, ऐसे चूना पत्थर का भी वहां पर है विस्तार, लेकिन मेनली निर्माण किससे हुआ है, बालू पत्थर से।
क्लियर है? समझ में आ गया? बिना चूना पत्थर के कैसे बन जाएगा? जिप्सम के बिना कैसे बन जाएगा? वैसे 90% जिप्सम कहां मिलता है? 90% भारत का जिप्सम कहां मिलता है? राजस्थान में। बताया तो था एक दिन। आप लोग कॉपी नहीं पलट रहे भाई। देखो, खाली झोला ढोके क्लास करने से कुछ नहीं होगा। अगर बैग उठाते हैं, क्लास आ जाते हैं, धूल झाड़ के कॉपी फिर ले आते हैं, तो उससे कुछ होना नहीं है। ये सब नोट्स किताब में भी है। अगर आप यहां ना आए तब भी मिल जाएगा किताबों में। यानी आने का मकसद क्या है? एक रूटीन वर्क। कहीं पर अगर समझ में नहीं आया तो समझा देंगे टीचर। तो अगर होमवर्क करके आप नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा ट्रेजेडी है आपके लाइफ का। अगर आप ट्रेजेडी से बचना चाहते हैं, त्रासदी से बचना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे कॉपी को, पुरानी कॉपी को जो मैंने पढ़ा दिया, पूरा आप लोग करके आइए। एक दिन मैं पूछने का प्लान भी बनाया था पर भूल गया, ठीक है ना? एक दिन पूछने का प्लान बनाया था कि जो नहीं बताएगा उसको मुर्गा ही बनाएंगे, है ना? बेंच पे खड़ा कराएंगे। तो पढ़ के आइएगा। अब अगले मंडे कर देता हूं। अगला मंडे आपका मैं टेस्ट लूंगा। अगला मंडे रैंडमली किसी से भी उठा के पूछ लूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब सार्वजनिक रूप से नारा लगा दिए, बताओ लाल बलुआ पत्थर से कौन बना? जिसको नहीं हुआ तो पीछे से तो इधर से बोला लाल बलुआ, तो इधर से पत्थर, तो हो गया। तो ऐसा काम नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से पूछूंगा और जो नहीं बताएगा उसको पूरी क्लास 3 घंटे बेंच पे खड़ा रहना है, ठीक है? चलेगा ना? और जो चाहते हैं कि फिजिकल दंड से बच जाओ, आर्थिक दंड दे सकते हैं। हाँ, 200 रुपये फाइन। पढ़ जाना मंडे का। जो मंडे को सारे क्वेश्चन का उत्तर देगा तो मेरी तरफ से कुछ मिलेगा उसको। हाँ, अब तक जितना पढ़ा है सब पूछेंगे मंडे को। 1 सप्ताह का टाइम मिल गया भाई, तो और क्या चाहिए? सारा पूछेंगे। जो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मेरी तरफ से कुछ उसको इनाम मिलेगा। अब क्या मिलेगा अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दंड का डिस्क्लोज कर दिया। क्या दंड मिलेगा? चलिए, क्या खुद नहीं पता, सोचेंगे चीफ एंड बेस्ट क्या हो सकता है। लिखिए, आगे आइए। नेक्स्ट चलो भाई, आज से तैयारी शुरू कर दो। जो टॉप करेगा इनाम लेके जाएगा मुझसे। चलो, क्या लिखे? हाँ, इसमें हो गया। मिट्टी तो हो गया। इसमें कौन सी मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। लिखो, इस पठार पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इस पठार पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इस पठार पर रेड येलो सॉइल। और लाल पीली अलग अलग मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी मत कर देना। एक मिट्टी का नाम ही है लाल पीली मिट्टी। एक ही मिट्टी है, सिंगल। कुछ लोग अलग अलग करके बैठे हुए हैं। इस पठार पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। देखिए, तथा कहीं कहीं नदियों के आसपास जलोढ़ मिट्टी भी मिलता है। तथा कहीं कहीं नदियों के आसपास जलोढ़ मिट्टी भी मिलता है। तथा कहीं कहीं नदियों के आसपास जलोढ़ मिट्टी भी, जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल, कहीं कहीं नदियों के आसपास एलुवियल सॉइल भी, जलोढ़ मिट्टी भी मिलता है। आपको पता है ना कि पानी द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। जल द्वारा लाया गया मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। तो नदी के किनारे कौन सी मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? अब फसल लिखो, क्रॉप। कर्मनाशा एक्चुअली आप देखेंगे क्या? नहीं, कर्मनाशा तो साउथ से आती है। कर्मनाशा एक्चुअली देखेंगे तो मध्य प्रदेश, सोनभद्र आप देख रहे हैं ना, सोनभद्र के आसपास झारखंड के सीमा से निकलती है वो। क्लियर है? यानी बुंदेलखंड के आसपास से ही निकलती है वो। मतलब कर्मनाशा दक्षिण से गंगा में मिलती है। हाँ, नदी के बाढ़ में जो मिट्टी आके जमा हो जाती है ना, नदी छोड़िए ना, पानी के द्वारा जमा किया गया कोई भी मिट्टी क्या कहलाएगी? जलोढ़ मिट्टी। और हवा के द्वारा जमा किया गया कोई मिट्टी क्या कहलाएगा? लोएस मिट्टी। हवा द्वारा कोई मिट्टी अगर जमा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लोएस मिट्टी। और पानी द्वारा कोई मिट्टी का जमा होता है तो क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में है। जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में है। और लोएस मिट्टी का भारत की बात छोड़ दीजिए तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तार चीन में है। लोएस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार चीन में भी, उत्तरी चीन में जहां हुआंगो नदी बहती है। क्लियर है? तब लोग आते हैं यहां पर। क्या लिखा? कहीं कहीं नदी घाटी में क्या मिलता है? हाँ, जलोढ़ मिट्टी मिलता है। अब लिखिए क्रॉप, फसल लिखिए। बघेलखंड के पठार पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो लिखिए दाल, मक्का, दाल, मक्का और मोटे अनाज लिख सकते हैं। मोटे अनाज मतलब इसमें ज्वार, बाजरा ये सब आ जाता है। ठीक है? मोटे अनाज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नहीं, मिलेट तो दूसरा चीज होता है। हो गया? मिलेट तो बाजरा को बोलते हैं। मिलेट अंग्रेजी में, बाजरा को अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। नहीं, ज्वार अलग है, जौ अलग है। जौ अलग, ज्वार अलग, अजय भी अलग है।
जौ और जई में अंतर है। चलिए आगे चलिए, अभी काम आ जाएगा, अभी नवरात्र आने वाला है, उसमें जौ का काम होता है। नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट लिखिए, छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार, अच्छा यही तो गूगल है, गूगल में डालिए स्टील प्लांट, उसका हिंदी तो लोहे का, इस्पात का यूपीएससी में यही प्रॉब्लम था ना, यूपीएससी अंग्रेजी में क्वेश्चन सेट करता था और हिंदी में उसको गूगल से ट्रांसलेट करके दे देता था। बच्चों ने काफी विरोध किया, तब जाके अब थोड़ा ट्रांसलेशन ठीक हुआ है, वरना इस्पात का पौधा वहां दे देता था। बच्चा बोले भारत में पहली बार इस्पात का पौधा कब लगाया गया, लोहे का पौधा कब लगाया गया। अब बच्चा टेंशन में कि लोहा का पौधा कब लगाया गया, तो स्टील प्लांट को लोहे का पौधा, तो गूगल ट्रांसलेशन थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए, आज सब कुछ गूगल पे डिपेंड होना सही बात भी तो नहीं है। अब चलिए आप लोग लिखिए छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। किसी को कोई दिक्कत लिखने में तो नहीं हो रहा है ना? छत्तीसगढ़ का पठार, देखो भाई पहले लिख दो, छत्तीसगढ़ के पठार का विस्तार, छत्तीसगढ़ के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। छत्तीसगढ़ के पठार का विस्तार थोड़ा सा, उड़ीसा में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। छत्तीसगढ़ के पठार का विस्तार मेनली छत्तीसगढ़ में और थोड़ा सा उड़ीसा राज्य में है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। क्लियर है? अब लिखिए, इसका निर्माण भी लाल बालू पत्थर तथा आर्कियन चट्टानों से हुआ है। आर्कियन चट्टान, हाँ, आर्कियन चट्टान से, आर्कियन रॉक से हुआ है, आर्कियन चट्टान से हुआ है। छत्तीसगढ़ के पठार का निर्माण आर्कियन चट्टान और लाल बालू पत्थर से हुआ है। देखिए, इस पठार पर, इस प्लेट्यू पर जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इस पठार पर जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इस पठार पर जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इस पठार पर जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। देखिए, अब सुन लो, कभी भी भूलना मत, फसल की बात करोगे तो यहां पर धान बहुत ज्यादा होता है। चावल और धान एक ही चीज है, चावल कहीं थोड़ा ना होता है, होता तो धाने है, बाद में छिलका हटा दे तो चावल बन जाता है। धान की डलिया, आपसे क्वेश्चन आता है कि धान की डलिया किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को, और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को। क्लियर है? चावल का कटोरा, बाउल ऑफ राइस पूछे तो आंध्र प्रदेश, और धान की डलिया पूछे तो छत्तीसगढ़। तो जाहिर सी बात है धान होता होगा। तो लिखिए, इस पठार पर चावल, धान के चावल लिख लीजिए, धान लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो चावल, इस पठार पर चावल, दाल, मक्का की खेती की जाती है। इस पठार पर मुख्यतः चावल, दाल और मक्का की खेती की जाती है। इस पठार पर चावल, दाल और मक्का की खेती की जाती है। क्लियर है? समझ में सबको आ रहा है ना? कहीं कोई डाउट या दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला पॉइंट है, ये लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया, छत्तीसगढ़ को बास्केट ऑफ पैडी कहा जाता है। पैडी का मतलब धान होता है, और छिलका हटा दिए तो राइस हो जाएगा। तो लिखिए, छत्तीसगढ़ को बास्केट ऑफ पैडी कहा जाता है। लिखिए, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इस पठार से महानदी इंद्रावती, महानदी, इस पठार से महानदी इंद्रावती, गोदावरी इत्यादि नदियां, बताया था कल मैंने, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को भी टच करता है गोदावरी। देखिए, इस पठार से इंद्रावती, महानदी और गोदावरी इत्यादि नदियां बहती है। इस पठार से महानदी, इंद्रावती और गोदावरी, महानदी, इंद्रावती और गोदावरी फ्लोज थ्रू प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पठार से, जी हाँ, वर्धा निकलती है इधर से, बहती नहीं, निकलती है यहीं से। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? अगला पॉइंट है ये,
समझ में आ गया इतना? कल ही बताया था इंद्रावती नदी पर एक वाटरफॉल था। कौन सा वाटरफॉल? कल इंद्रावती नदी पर एक वाटरफॉल बताया था, चित्रकूट वाटरफॉल। ये वही इंद्रावती नदी है जिसका नाम मैं ले रहा हूं। क्लियर है? अब बना लीजिए छत्तीसगढ़ के पठार का एक चित्र। यह बनाया हूं मैं छत्तीसगढ़ के पठार का चित्र। हाँ, बना लीजिए। बनाइए, इस चित्र को बना लीजिए। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले सैनिकों का जूता बना लीजिए, है ना? या फिर वो हाँ, बूट जिसको बोलते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार, इसको बांटते हैं 3 भागों में। जो छत्तीसगढ़ के पठार में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का पठार। जो पूरब में है उसको बोलते हैं बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। और जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, दंड का रण्य का पठार। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेट्यू ऑफ बस्तर, प्लेट्यू ऑफ बस्तर और प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य, प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य, दंड का रण्य। नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है? ये पूरा छत्तीसगढ़ का पठार है, लेकिन लोकल लेवल पे इसको 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं। उत्तरी शाखा छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी शाखा बस्तर का पठार, और जो दक्षिणी शाखा है उसे क्या बोलेंगे? दंडकारण्य का पठार। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखो, अगर यहां देखोगे तो एक जगह है सरगुजा। कौन सा जगह है? सरगुजा एक जिला है वहां का, जहां से निकल रही थी कौन नदी? रिहंद। अब सुनिए, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कोरबा। क्या नाम है? कोरबा। यहां पर एक जगह है, कोरबा के बाद यहां पर एक जगह है जिसका नाम है भिलाई। क्या ना, एकदम मैपिंग में जहां पर है एग्जैक्टली मैं वही बना रहा हूं। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बना रहा हूं जहां पर वो है। इसलिए मैपिंग भी आपको क्लियर हुआ, कहां पर कोरबा है, कहां पर भिलाई है। यह भिलाई, क्या भैया? भिलाई। इसके बाद यहां पर एक जगह है, इसका नाम है धल्ली रजहर्रा, धल्ली राज हर्रा। एक सेकंड, धल्ली राज हर्रा। यहां पर एक जगह है, इसका नाम है बैला डीला, बैला डीला। इतना नोट कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। ये जो मैंने लिखा है, छत्तीसगढ़ से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ में कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। आपको नक्सली मिल सकते हैं बंदूक लिए हुए। हाँ, भिलाई स्टील प्लांट है भाई। छत्तीसगढ़ जाओगे जंगल में तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, कहीं नक्सली मिल गया, बंधक बना लिए 10 टूरिस्ट को, और सरकार से डिमांड रख देंगे कि भैया नहीं दोगे तो उड़ा देंगे। बहुत जनसंख्या, खुद पकड़े जाए तो ऐसा नहीं चावल का। आप जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं वहां अपने जान बाद में, पहले लोगों की सेवा। मैंने इस फील्ड में आप आ रहे, सिविल सर्विसेज नाम ही है इसका। सिविल मतलब नागरिक और सर्विस मतलब सेवा, नागरिक सेवा। यदि आप इस फील्ड में आ रहे हैं सिविल सर्वेंट बनके, तो आपको लोगों को हेल्प करना है ना। जितना पॉसिबल हो, जितना लीगल हो, उतना आप हेल्प लोगों को करें। ऑन द वे जितना बन सके करिए, आउट ऑफ वे नहीं। क्लियर है? समझ गए? एक पॉइंट और है, पूरा बस्तर का पठार है, देख रहे हो ना। लेकिन बस्तर कहां है? इसमें एक जिला में एक जगह का नाम भी बस्तर है, और एग्जैक्टली बस्तर है कहां? एकदम नीचे आ जाओ, यहां पर है। तो जो बस्तर नाम का जगह बता रहे थे, वो बस्तर मैप में अगर आओगे थोड़ा नीचे है। क्लियर है? समझ गए इतना आप लोग? मैप में सब कुछ लिख लिए तो लिखिए कोरबा। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? लिखिए कोरबा कोयला और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अलग से लिख लीजिए,
कोरबा फेमस फॉर बॉक्साइड एंड कोल, कोरबा फेमस फॉर बॉक्साइड एंड कोल, कोयला। समझ आ रहा है सबको? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोरबा फेमस फॉर बॉक्साइड एंड कोल, बॉक्साइड एल्युमिनियम का ओर है, पता है ना आपको? बॉक्साइड एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम का 3 प्रमुख ओर है, बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। तो वहां बॉक्साइड मिलता है और कोयला मिलता है। क्लियर है? अगला लिखिए भिलाई। भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री सिचुएटेड इन भोपाल। लिख सकते हैं भोपाल फेमस फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री। भोपाल भोपाल नहीं, भिलाई, सॉरी, भिलाई फेमस फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री। भिलाई में क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। नोट कर लिए? एक लाइन और नोट कर लीजिए, नोट कर ही रहे हैं तो लिखिए, भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग रूस के मदद से, उस समय रूस नहीं था, यूएसएसआर था, उस समय सोवियत संघ था। देखिए भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग, भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग रूस के मदद से लगाया गया था। रूस के मदद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान। भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग रूस के मदद से सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। क्लियर है? थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया। अब सुनिए, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसमें स्पेशली फोकस था इंडस्ट्री। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को फोकस किया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर को फोकस था। पता है आपको क्यों? क्योंकि उस समय सबसे बड़ी समस्या थी भूख। समझ में आ रहा है बात? तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को फोकस था और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग को। तो आपको बता दें कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में लोहा इस्पात के सिर्फ भिलाई नहीं, टोटल 3 कारखाना लगाए गए थे, एक राउरकेला और दुर्गापुर। तो लिख लीजिए, अभी तत्काल ना हो तो देखिए, इसी पंचवर्षीय योजना में या सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही, इसी पंचवर्षीय योजना में, अब बातें आ गई तो कंप्लीट कर लिए गए, इसी पंचवर्षीय योजना में ही, इसी पंचवर्षीय योजना में ही उड़ीसा के राउरकेला में, थोड़ा सा जगह भी स्टेट भी लिखवा दें ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के मदद से लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में ही, इसी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही उड़ीसा के राउरकेला में भी जर्मनी की मदद से लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, राउरकेला में किसकी मदद से, भिलाई में किसकी मदद से, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। लिखिए, तथा दुर्गापुर में ब्रिटेन के मदद से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के मदद से लोहा इस्पात कारखाना लगाया गया था। दुर्गापुर में ब्रिटेन के मदद से लोहा इस्पात कारखाना लगाया गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, बोकारो बाद में, थर्ड में, बोकारो सेकंड 5 ईयर प्लान में नहीं, थर्ड 5 ईयर प्लान में रशिया की मदद से, वो बाद में। अभी सेकंड की बात हम लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स की क्लास में वो आएगा। वैसे अब भाई ने कह दिया तो लिखवाना पड़ेगा। लिखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान में, लिखिए लो एक बार भाई, थर्ड 5 ईयर प्लान में लिख लो, थर्ड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो में रूस की मदद से, थर्ड 5 ईयर प्लान में तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो में, झारखंड के बोकारो में रूस की मदद से, झारखंड के बोकारो में रूस की मदद से लोहा इस्पात कारखाना लगाया गया था। रूस की मदद से लोहा इस्पात कारखाना, पहले अमेरिका मदद कर रहा था लेकिन भाग गया मदद छोड़ के, तो हमको रूस मदद किया है ना, रूस ने हमें हमेशा मदद किया है। रूस की मदद से क्या लोहा इस्पात कारखाना लगाया गया है, आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाया गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, एक बात और बता ही देता हूं, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना कुल मिला के 12 बना, यानी मनमोहन सिंह के सरकार तक ही
पंचवर्षीय योजना का युग रहा। नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक का युग जो रहा वो पंचवर्षीय योजना का युग रहा, 5 ईयर प्लान का युग रहा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का योगदान हुआ करता था। आपको पता है इन दोनों को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बीपीएससी में फुल फॉर्म पूछा भी गया है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। और सुनिए, अब मोदी जी ने कहा कि हम योजना तो बनाएंगे पर पंचवर्षीय नहीं, 3 तरह की योजना बनाएंगे, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय। तो मोदी पूछा गया नीति आयोग कितने प्रकार की योजना बनाएगी? 3। कौन कौन? 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय। तो नीति आयोग योजना में पहला अंतर तो ही हो गया कि बनाता था 5 वर्षीय योजना, ये बनाएगा 3 तरह की योजना, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय। अब बाकी बहुत चीजें कॉमन भी है और बहुत चीजें अनकॉमन भी है। तो जब नीति आयोग कहीं पढ़ाने का हमको मौका मिलेगा तो दोनों में डिफरेंस बाद में लिखवा देंगे। तब तक हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए भैया, धल्ली रजहरा और बैला डीला सुन लो, ये दोनों में मिलता है लोहा। क्या मिलता है दोनों में? लोहा। ये दोनों में माइंस है। किसका माइंस है? आयरन का माइंस है, लोहा का माइंस है। तो किस प्रकार का लोहा मिलता है? तो हेमेटाइट लोहा, एक दिन बताया था मैंने। तो लिखिए, हाँ 60-62 में लिखिए धल्ली रजहरा और बैला डीला में हेमेटाइट लोहा मिलता है। धल्ली रजहरा और बैला डीला में हेमेटाइट, आप सुना होगा लोहा के कई अयस्क हैं, लोहा के कई और हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। तो हेमेटाइट सबसे बढ़िया लोहा। यहां पर क्या मिलता है भैया? बैला डीला और धल्ली रजहरा में कौन सा लोहा मिलता है? हेमेटाइट लोहा। अब आप कहिए सर इसका प्रकार आप क्यों लिखवा रहे हैं? डायरेक्ट लोहा लिखवा देते, बिल्कुल लिखवा देता, लेकिन 60वीं बार 60वीं बीपीएससी में सवाल आया था। क्या आया था प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के बैला डीला में किस प्रकार का लोहा मिलता है? प्रकार पूछ लिया। तब जब भी लिखे तो टाइप के साथ ही लिखे आप। हाँ, हेमेटाइट में लोहा सबसे बढ़िया मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मैग्नेटाइट, उससे सिडेराइट, सबसे घटिया लोहा होता है लिमोनाइट। क्लियर है? तो लिख लीजिए भैया, बैला डीला और धल्ली रजहरा में भारी मात्रा में क्या मिलता है? क्या मिलता है? हेमेटाइट, आयरन। अब आइए बस्तर में या बस्तर के पठार पर भारी मात्रा में टीन मिलता है। बस्तर में भारी मात्रा में क्या मिलता है? टीन। बस्तर में भारी मात्रा में टीन मिलता है, टीन। और बता दें कि छत्तीसगढ़ का टीन के मामले में मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब 99.99% टीन इंडिया में अकेले किसमें मिलता है? छत्तीसगढ़ में, बस्तर के पठार पर। समझ रहे बात? यानी 100% एक तरह से मान सकते हैं आप, पूरी की पूरी टीन कहां मिलता है? छत्तीसगढ़ में। तभी तो इंडस वैली के लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में थे। क्या करते थे? ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन आप सिंधु घाटी खुदाई पढ़े होंगे तो उसमें ज्यादातर सामान मिला है तांबा का, ब्रॉन्ज का बहुत कम मिला है। ज्यादातर सामान 95% जो मिला है सामान वो तांबे का। तो फिर ब्रॉन्ज क्यों बोले? कॉपर एज बोल सकते थे हम, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि उन लोगों को ब्रॉन्ज बनाना आता था और वो चाहते भी थे कि ब्रॉन्ज हम बना ले। सिंधु घाटी के लोग चाहते भी थे कि ब्रॉन्ज हम बना ले, लेकिन ब्रॉन्ज बनता है तांबा में टीन के मिलाने से। तांबा टीन का एलॉय है, मिश्र धातु है। कौन? ब्रॉन्ज। कॉपर में टीन को मिलाने से क्या बनता है? ब्रॉन्ज। तो कॉपर तो राजस्थान में सिंधु घाटी के लोगों को मिल जाता था। राजस्थान में खेतड़ी में बड़े पैमाने पर उनको मिल जाता था क्या? कॉपर। लेकिन टीन लाए कहां से? इंडिया में टीन तो छत्तीसगढ़ में है। और आपको पता है कि सिंधु घाटी के लोग अधिकतम मेरठ तक आए। मेरठ का मतलब आलमगीरपुर तक आए, उसके आगे तो बढ़ ही नहीं पाए। इधर तो घना जंगल था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। और आज जब छत्तीसगढ़ में इतना घना जंगल है तो उस जमाने में क्या रहा होगा? तो उनको टीन के बारे में पता नहीं था, तो मजबूरी में टीन मंगवाते थे अफगानिस्तान से, ईरान से। तो इतना महंगा पड़ जाता था टीन, इतना महंगा पड़ जाता था टीन कि टीन का इस्तेमाल लोग किए ही नहीं, मतलब कॉपर का ही इस्तेमाल करते रह गए जानबूझ के, क्योंकि महंगा पड़ता था। क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि क्यों इंडस वैली के लोग ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थे, फिर भी ब्रॉन्ज का सामान कम मिलता है, ज्यादातर लोग वहां कॉपर का इस्तेमाल करते क्यों रह गए? क्योंकि इंडिया में टीन छत्तीसगढ़ में था जिसकी जानकारी उनको थी नहीं। अब बाहर से मंगवाते थे तो महंगा पड़ता था, तो महंगा सामान यूज करने से अच्छा है कॉपर का ही इस्तेमाल कर ले। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज था। तो यही बस्तर में क्या मिलता है? टीन। 99% टीन भारत का कहां मिलता है?
बस्तर में। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा छत्तीसगढ़ का पठार। अब हेडिंग डालिए छोटा नागपुर का पठार, हेडिंग डालिए। अच्छा, और उसमें कोई पॉइंट छूट गया क्या? नहीं। चलिए, सरगुजा तो ऐसे लिख दिया था, लिखिए अगला पॉइंट, छोटा नागपुर का पठार। लिखिए, छोटा नागपुर के पठार का निर्माण, छोटा नागपुर के पठार का निर्माण, विस्तार लिखवा देंगे, पर लिखिए ना, छोटा नागपुर के पठार का निर्माण गोंडवाना और धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना और धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना और, कल बताया तो था, कल ही बताया था शायद ना, किसने लिखवाया था अभी हाल ही में कि सबसे बढ़िया बिटुमिनस कोयला कहां मिलता है? गोंडवाना चट्टानों में, और धारवाड़ में सबसे ज्यादा मिनरल मिलता है। कल या परसों कब लिखवाया था इसको? हाँ, लिखिए, गोंडवाना, बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे बढ़िया कोयला इसे ही मिलता है। और धारवाड़, लेकिन इसका निर्माण गोंडवाना और धारवाड़ चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण गोंडवाना चट्टान और धारवाड़ चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण गोंडवाना और धारवाड़ चट्टान से हुआ है। अब पॉइंट लिखिए, गोंडवाना चट्टान जो है ना, पूरे भारत में जो 98% कोयला है, सुनो, इंडिया में जो कोयला आप देख रहे हो, झरिया में, बोकारो में, कर्णपुरा में, जितना भी कोयला इंडिया में मिलता है, उसका 98% कोयला किसमें मिलता है? गोंडवाना चट्टान में। तो लिख लीजिए, भारत का अधिकांश कोयला, लगभग 98% ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना युग का है या गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। क्लियर है? 98% कोयला कहां मिलता है भाई भारत का? गोंडवाना रॉक में। क्लियर है? अब सुनिए सेकंड पार्ट, भारत में क्वेश्चन और आता है, सबसे ज्यादा मिनरल कहां मिलता है? इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल कहां मिलता है? तो क्या आंसर होगा? धारवाड़ चट्टान में। तो लिखवाए हुए हैं, लेकिन आप लोग पन्ना पलटने से तो रहे। दिक्कत इस बात का है, मैंने पहला दिन बताया था कि किसी भी परीक्षा को पास करने का दो ही मंत्र है, डबल आर, एक रिवीजन, एक रूटीन। पहला काम तो एक, पहला स्टेप रिवीजन और रूटीन का है, और दूसरा स्टेप है सी का, कमिटमेंट। मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। होता है ना, कभी कभी फिल्मों के डायलॉग को अपने जीवन में भी उतारिए आप लोग, कि मैं आज कमिटमेंट कर लिया कि मुझे ये खत्म कर लेना है, तो खत्म करेंगे तभी सांस लेंगे। तो अपने ही कमिटमेंट से आप मुकर जाते हैं, तो दूसरों के साथ क्या वादा पूरा कीजिएगा? तो कहने का मतलब है कि अपने से कम से कम अपना वादा तो पूरा कर लो। तो भाई कॉपी पलट के आइए, मैं आप लोगों से थोड़ा सा दुखी हूं, क्योंकि आप उस मुताबिक नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे एग्जाम 2 महीने बाद है, ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग का एग्जाम 1 साल के बाद है। एकदम निश्चिंत है, हो तो जाएगा ही, है ना। इसलिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर यहाँ है उनकी कॉपी को एक बार पलटा करें आप, है ना। सैटरडे संडे में रिवीजन का ही टाइम रखें, है ना। लिखिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं, रात है ना आपका, रात का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है ये, क्या लिखे? नेक्स्ट लिखो भैया, धारवाड़ चट्टान। लिखिए, भारत में सबसे ज्यादा खनिज, भारत में सबसे अधिक खनिज, भारत में सबसे अधिक खनिज धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। भारत में सबसे अधिक खनिज धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। क्लियर है? अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए, एक चीज और बता दूं आपको कि कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलता है? गोंडवाना में मिलता है ना। अब कोयला गोंडवाना में सबसे ज्यादा मिलता है, और छोटा नागपुर प्लेटू का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना से। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कोयला कहां मिलेगा? झारखंड में। इसका मतलब है सबसे ज्यादा कोयला कहां मिलेगा? झारखंड में। और दुनिया में जहां भी कोयला सबसे ज्यादा मिलता है उसे वहां का रूर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? रूर। एक्चुअली में रूर जो है जर्मनी में है। जर्मनी, आप बता दें आपको, जर्मनी, यूरोप में जर्मनी और फ्रांस
ये फ्रांस है, ये जर्मनी है। इसके बॉर्डर पे जो एक इलाका है उसको बोला जाता है रूर। यहाँ भारी मात्रा में कोयला मिलता है। जर्मनी और फ्रांस के सीमा पर, यूरोप में जाओगे तो इनके सीमा पर, जैसे भारत पाकिस्तान का सीमा विवाद है ना, वैसे फ्रांस जर्मनी का भी सीमा विवाद रहा है। तो जर्मनी और फ्रांस के सीमा पर एक कोल माइंस है जहां भारी मात्रा में कोयला मिलता है। इसलिए दुनिया में जहां जहां भी कोयला मिलता है उसे वहां का रूर कह देते हैं। वैसे रूर रियल में कहा है, तो रियल में रूर कहा है भैया, तो कहा है फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर, मेनली जर्मनी में है। तो लिख लीजिए, एक लाइन और लिखो, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। और रूर रियल में कहा है, जर्मनी में। हाँ, लिख लीजिए, रूर जर्मनी, सिचुएटेड इन जर्मनी। ऐसे अगर पूछ ले कहां है स्पेशली, तो जर्मनी में। लिख लीजिए, अगला पॉइंट ना हो तो, रूर मूलतः जर्मनी में स्थित है। रूर बेसिकली सिचुएटेड इन जर्मनी। रूर बेसिकली सिचुएटेड इन जर्मनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, राइन नदी, बिल्कुल राइन यहीं से बहती है। सुनो, हो गया। रूर कहाँ है भैया? जर्मनी में। लेकिन वहां कोयला मिलता है, इसलिए यहां भी क्या नाम दे देते हैं? भारत का रूर झारखंड को बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, खनिज ज्यादा मिलता है क्योंकि धारबार चट्टान से बना है, तो सबसे ज्यादा खनिज भी कहां मिलेगा? झारखंड में, छोटा नागपुर के प्लेट्यू में। रानीगंज तो बंगाल में है, झरिया में, बोकारो में, कर्णपुरा में, ये जो गिरिडीह में, खाली तो कोयले भरा है झारखंड में। सब जगह झारखंड में झरिया। क्लियर है? ऐसे उत्पादन की बात करें तो भी झरिये से, झारखंड से उत्पादन और भंडार दोनों की बात करें तो कोई बात नहीं, देने दीजिए छत्तीस। अगर आप कहेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो माइंस है, वो माइंस कौन है? वो झरिया माइंस। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? झरिया। अगर कोयले का मोटा परत की बात करें तो रानीगंज है। सबसे मोटी परत कोयले का कहां मिलता है? रानीगंज, बंगाल। क्लियर है? तो अब क्या लिखे आप? सबसे ज्यादा मिनरल कहां मिलता है? धारवाड़ में। क्लियर है? अब सुनिए, कहीं से आवाज आ रहा है क्या? कौन सा ऐसा डिस्कशन चल रहा है क्या? प्लीज शांति बनाकर रखें। मैं ये कह रहा हूं, लिखिए लिखिए, छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। गोडाउन्स ऑफ मिनरल। प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर इज नोन एज गोडाउन्स ऑफ मिनरल। प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर इज नोन एज गोडाउन्स ऑफ मिनरल। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। खनिजों का भंडार गृह। क्या पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हम भी बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे आइए। अच्छा, इन्होंने कहा था एक नाम चर्चा किया था, राइन नदी। राइन नदी की चर्चा किया। मैं आपको बता दूं, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए देखिए, ये जर्मनी है और ये फ्रांस है। राइन नदी जर्मनी में ही एक पर्वत है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और सुनो, यहां पर स्विट्जरलैंड, यहां पर क्या है? यहां पर फ्रांस, यहां पर जर्मनी, यहां है स्विट्जरलैंड। यहीं से निकलती है राइन नदी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से, और जर्मनी और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री बनाती है, और फिर फ्रांस और जर्मनी की भी बाउंड्री बनाती है, और फिर जर्मनी में पहुंच जाती है, और आगे आकर नीदरलैंड में, आगे आकर नीदरलैंड में गिर जाती है उत्तर सागर में। कहां गिर जाती है? नॉर्थ सी में। कहां गिर जाती है? नॉर्थ सी में गिर जाती है। क्लियर है? राइन नदी कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। किसका किसका बाउंड्री बनाती है? जर्मनी स्विट्जरलैंड और जर्मनी फ्रांस। और ये बहती है रूर प्रदेश से। यहां पर क्या बताया था? रूर। रूर सुन लो,
यानी कि नदी जहां से बहती है ना, दोनों किनारों पर कोयला है। सोचिए, कोयला का किनारा है। राइन नदी को इसीलिए कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, कोल रिवर। राइन रिवर इज ऑल्सो नोन एज कोल रिवर। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। दोनों किनारों पर कोयला है। मछुआरा अगर मछली पकड़ने गया तो मछली भी लाएगा और साथ में ईंधन भी, पकाने वाला सामान भी लाएगा निकाल करके। यानी कि दोनों किनारों पर केवल कोयला है, भारी मात्रा में कोयला है। बीच में नदी बह रही है और दोनों किनारों पर कोयला है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? कोल रिवर, कोयला नदी। क्लियर है? एक बात और लिखिए, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम, राइन रिवर इज द बिजिएस्ट ट्रेड रिवर इन वर्ल्ड। राइन रिवर इज द बिजिएस्ट ट्रेड रिवर इन वर्ल्ड। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। क्लियर है? एक्चुअली मुझे राइन पढ़ाना नहीं है। क्या? उत्तर सागर, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, उत्तर सागर, कोई बात नहीं। उत्तर सागर कहां गिरती है? नीदरलैंड में जाकर उत्तर सागर में। नीदरलैंड वही जिसको पहले हम लोग हॉलैंड कहते थे। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था, और हॉलैंड को पहले डच कहते थे। जो डच है वही हॉलैंड है, वही नीदरलैंड है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है ना? क्लियर है? उसी में एक जगह हेग, आपने नाम सुना है ना, हेग। नीदरलैंड में ही क्या है? हेग, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में है। हेग का है नीदरलैंड में, जहां पर राइन नदी जाके गिर जाती है उत्तर सागर में। यह वही उत्तर सागर है जहां डॉगर बैंक है। उत्तर सागर में मछली का एक बैंक भी है, जहां मछली भारी मात्रा में मिलता है समुद्र में, उसे बैंक कहा जाता है। यहां पर मछली का एक फेमस बैंक है, डॉगर बैंक। कई बार एग्जाम में आया भी है डॉगर बैंक। क्वेश्चन आता है कि डॉगर बैंक कहां है? उत्तर सागर में, नॉर्थ सी में। क्लियर है? चलिए, हम लोग यूरोप भी पहुंच जाते हैं सीधे झारखंड से। सीधे फ्लाइट पकड़ कहां पहुंच जाते हैं? यूरोप। चलिए फिर से झारखंड आ जाते हैं। चलिए, क्या लिख लिया आप लोगों ने? धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट लिखिए, छोटा नागपुर प्लेटू का विस्तार, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार। देखिए अगला पॉइंट, छोटा नागपुर के पठार का एक्सपेंशन, विस्तार कहां है भैया? छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में है। झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में है। एकदम क्लियर है आप लोगों का? नॉलेज बढ़ रहा है? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, दामोदर, दामोदर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, खरकई, बराकर, कोनार, शंख इत्यादि नदियां बहती है, इत्यादि नदियां बहती हैं। कोनार, 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 शंख इत्यादि नदियां बहती हैं। छोटनागपुर के पठार से दामोदर, कोनार है भाई, कोनार और शंख इत्यादि नदियां बहती हैं। छोटनागपुर के पठार से दामोदर, स्वर्ण रेखा, खरकई, बराकर, कोनार और शंख इत्यादि नदियां बहती हैं। क्लियर है? एक लाइन और लिखिए, दामोदर नदी छोटानागपुर प्लेट्यू को दो भागों में बांटती है। दामोदर रिवर डिवाइड्स छोटानागपुर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट। दामोदर रिवर डिवाइड्स छोटानागपुर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट। दामोदर नदी छोटानागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटानागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। अगला पॉइंट लिखिए, छोटानागपुर के पठार पर
अगला पॉइंट, छोटा नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर के पठार पर लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। वैसे मैं बता दूं आपको कि जहां भी आपको धारवाड़ या आर्कियन चट्टानें मिलेंगी वहां लाल मिट्टी आपको मिलेगा। क्लियर है? तो लाल मिट्टी का और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां चावल, दाल और मक्का की मुख्यतः खेती होती है। इसे जनरली आप कोई विशेष फसल का वहां पैटर्न नहीं है। झारखंड में जाएंगे तो लगातार धान की खेती है, लगातार गेहूं, ऐसा मिलेगा आपको नहीं। लेकिन जनरली लोग चावल, दाल और क्या बोलते हैं, मक्का की खेती कर लेते हैं। चावल, दाल और मक्का की खेती करते हैं। क्लियर है? अब एक फोटो बना लीजिए, अब एक चित्र बनाइए आप लोग। देखिए इसका विस्तार बिहार, इसका विस्तार बिहार, उसके बाद झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार एक मोटा मोटी इसका बना दिया हूं लोकेशन केवल। इसका विस्तार कहां कहां भैया? झारखंड, 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 झारखंड में मैक्सिमम पार्ट कहां है? झारखंड में। बिहार में जो बाउंड्री लग रहा है, जो जो जिला मैंने बिहार स्पेशल में बताया था कि सबसे ज्यादा जिला बिहार का झारखंड से लगता है और सबसे कम बंगाल से लगता है। तो जो जिले झारखंड से लग रहे हैं, अधिकांश जिलों में क्या मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार, जैसे गया, नवादा, जमुई, इन सब जगहों पर, रोहतास, इन सब जगहों पर क्या मिलेगा? छोटा नागपुर के पठार का विस्तार आपको मिलेगा। जैसे गया चले जाओ, गया में डोभी, सरघाटी, या नवादा चले जाओ तो अकबरपुर, गोविंदपुर, जहां पर काकोलत वाटरफॉल है। समझ में आ रहा बात? कोई है उधर से क्या? ऐसे उधर से ही हो, फिर से ही, इसलिए मुस्कुरा दिया। चलिए, मुझे अकबरपुर, गोविंदपुर याद रहता है इसलिए कि एक वहां से एक कनेक्शन है, इसलिए याद रहता है। मतलब एक घटना, कनेक्शन मतलब एक घटना है, घटना उस घटना से याद रहता है। कनेक्शन का मतलब किसी भी जगह को आप क्यों याद रखते हैं? क्योंकि घटनाएं जीवन में कुछ ऐसी घट जाती हैं कभी कभी एक्सीडेंटल, जिससे आप उसको याद रखते हैं। क्या घटना था सर? क्या घटना होगी? चलिए चलिए, ऐसा कुछ बताने वाली फेमस कोई घटना नहीं कि मैं उसमें कुछ बड़ा एकदम चमत्कारी घटना, एक बाबा मिले जिन्होंने तुरंत आग जला के दिखा दिया बिना माचिस का। चलिए देखिए भैया, ये दामोदर नदी है। ये क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। उत्तर भाग और दक्षिण भाग। उत्तर वाले भाग को कहा जाता है, उत्तर वाले भाग को कहा जाता है हजारीबाग और कोडरमा का पठार। हजारीबाग और कोडरमा का पठार। हजारीबाग और कोडरमा का पठार। रुक तो जाओ, हम अभी एक दूसरा लिखे हैं, अभी एक ही लिखे हैं। हजारीबाग और कोडरमा का पठार होता है। जब हमें याद रहता है ना, तो हम भी क्लास में बैठते थे, टीचर को तो पीछे से बोल देते थे, रहता है ऐसा। ठीक है, अच्छी बात है, ये कोई गलत आदत नहीं है। और नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार। रांची का पठार, रांची या इसी को बोलते हैं पाट का पठार। पाट का पठार लिखिए, इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग एंड कोडरमा। पूरे बिहार तक आप चले जाइए, न तो बिहार में बोलना चाहो तो यहाँ कैमूर का पठार बोल सकते हो। यहाँ क्या बोलोगे? कैमूर का पठार। केवल बिहार में लोग हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कैमूर का पठार। लेकिन वैसे जनरली दामोदर नदी से ऊपर का जो हिस्सा है, जनरली वैसे दामोदर से ऊपर का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं हजारीबाग और कोडरमा का पठार। और दामोदर के नीचे का जो हिस्सा है उसे कहा जाता है रांची का पठार या पाट का पठार। रांची का पठार या पाट, पाट नहीं लिखा जा रहा है, पाट, वही पाट। रांची का पठार या पाट का पठार। रुक जाओ, रांची का पठार और पाट का पठार। क्लियर है? इसका मतलब
छोटनागपुर के पठार बना हुआ है दो पठारों के मिलने से, एक हजारीबाग कोडरमा का पठार और दूसरा रांची का पठार या पाट का पठार। सुन लो, दुनिया में ऐसा कोई भी पठार, जरूरी नहीं कि रांची के पठार को ही पाट का पठार बोलेंगे, दुनिया में ऐसा कोई पठार जो काफी हद तक कट चुका है, समतल हो चुका है, उस पठार को पाट कहा जाता है। समझ आ रहा है बात? कोई भी पठार दुनिया, पाट का मतलब सपाट, सर समझ लीजिए, पाट का मतलब सपाट। दुनिया में कोई भी प्लेट्यू जो काफी हद तक घिस चुका है, कट चुका है, उसे हम क्या बोल देते हैं? पाट का पठार। रांची पाट, नेतरहाट पाट, वहां कई सारे पाट हैं। झारखंड में जाओगे ना तो कई सारे पाट वहां हैं, और जितने भी पाट हैं वहां बड़े पैमाने पर चावल की खेती लोग करते हैं। जो पाट है झारखंड में, वो सारे पाट पर किसकी खेती होती है? चावल की। नहीं तो अलग से लिख लीजिए, झारखंड में पाट के पठार पर अधिकतम चावल की खेती की जाती है। झारखंड में पाट के पठार पर अधिकतम चावल की खेती की जाती है। झारखंड में पाट के पठार पर अधिकतम चावल की खेती की जाती है। अधिकतम चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती की, पाट समझ में आ गया सबको? पाट का मतलब ऐसा कोई पठार जो काफी पुराना है, जैसे अरावली जैसा, और घिस के कट के काफी प्लेन हो गया है, उसे क्या बोलते हैं? पाट कहते हैं। तो उर्मिल मैदान का मतलब होता है कि भाई जो उपजाऊ मैदान, एक तरह से उपजाऊ मैदान में मिट्टी, माने उपजाऊ मिट्टी कर उसको बदल देना, उसको बोलते हैं उर्मिल मैदान, ठीक है ना। और पथरीली भूमि ही है लेकिन सपाट कर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाट। चलिए नेक्स्ट है ये अगला पॉइंट। अब एक चीज और लिख लीजिए, हजारीबाग कोडरमा के पठार पर भारी मात्रा में क्या मिलता है? अभ्रक, अभ्रक, माइका। लिख लीजिए, हजारीबाग और कोडरमा के पठार पर भारी मात्रा में क्या मिलता है? माइका, अभ्रक, माइका मिलता है, अभ्रक मिलता है, भारी मात्रा में अभ्रक मिलता है। माइका फाउंड इन हजारीबाग एंड कोडरमा प्लेट्यू। अच्छा, बताया था 2 दिन पहले कि माइका इंसुलेटर होता है, विद्युत का कुचालक होता है, बताया था ना। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में ही होता है, यह भी बताया था। और बताया था कि भारत में माइका किस राज्य में सबसे ज्यादा? आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, और तीसरा नंबर पे आता है हजारीबाग और कोडरमा के पठार। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? अब इसमें कुछ पॉइंट्स बनाना है हम लोगों को। ये बना लिया आप लोगों ने? चलिए, ये पूरा नीचे से ऊपर तक बोलते हैं हजारीबाग और कोडरमा का पठार, लेकिन हजारीबाग कोडरमा बोल देंगे आप बिहार तक, लेकिन बिहार में स्पेशली क्या बोलते हैं? कैमूर का पठार। समझ में आ रहा है बात? एक चित्र और बना लीजिए, एक चित्र और बनाइए। देखो, एक चित्र और बनाइए आप लोग। यह है दामोदर नदी। झारखंड की थोड़ी सी बात करूं तो अगर झारखंड की बात आप दामोदर को यहां से हटा भी सकते हैं, क्योंकि दामोदर का काम खत्म हो गया। तो आप आइए यहां पर, तो यहां कोडरमा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां गिरिडीह है, क्रम से एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींचिए, और यहां धनबाद है। मतलब एकदम एक स्ट्रेट लाइन में पड़ते हैं तीनों। आज के बाद मैपिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा। झारखंड के पूर्वी हिस्से में जाइए, बंगाल के सीमा पर, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले कोडरमा। थोड़ा नीचे आओ, क्या मिलेगा? गिरिडीह। उसके बाद नीचे आओ, क्या मिलेगा? धनबाद। और थोड़ा ऐसे आ जाओ यहां पर, तो यहां पर मिल जाएगा आपको बोकारो। क्या मिल जाएगा? बोकारो। पॉइंट बना देंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे, बोकारो। इधर थोड़ा सा आ जाओ यहां पर, तो यहां पर मिल जाएगा रांची। थोड़ा सा इधर आ जाओ तो यहां मिल जाएगा आपको लोहरदगा। क्लियर है? यहां पर आ जाओ तो यहां पर मिलेगा आपको जमशेदपुर। तो पॉइंट हम लिखवा देंगे बाद में, आप खाली पॉइंट बनाइए ना। यहां पर आ जाइए तो यहां मिलेगा जादूगोड़ा। यहां पर आ जाइए तो यहां मिलेगा नोवा मुंडी, नोवा मुंडी। यहां पर आ जाइए गुरु महिसानी, यहां आ जाइए मयूरभंज, यहां आ जाइए रानीगंज। चलिए अब नंबरिंग कर दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और यहां पर 12। बढ़िया मैप है ना? आसानी से आप पकड़ लेंगे कौन किसके पूरब में और कौन किसके पश्चिम में, कौन किसके उत्तर में, कौन किसके दक्षिण में।
बनाइए। नंबर 1 नंबरिंग जैसे मैंने किया है, एक्चुअली में जहां पर है वही बनाया हूं। आप मैप में भी जाओगे ना तो एग्जैक्टली वही देखोगे जहां मैंने बनाया है। तो लिखिए नंबर 1 पे क्या है, कोडरमा। नंबर 1 पे लिखिए कोडर, और इधर आओगे, इधर और आ जाओगे तो पलामू है ये। तो यहां पर दे दो एक नंबर ए दे दो, पलामू नाम सुना ना, पलामू चतरा। हाँ चलिए, तो नंबर इसको ए कर दिए। अब जगह कम है इसलिए इसको -1 करना पड़ता है। चलिए, तो जो ए पे लिखा है उसको लिख लो। अच्छा, 1 पे कोडरमा लिख लिए, 2 पर लिखिए गिरिडीह, 2 पर लिखिए गिरिडीह, 2 पर लिखिए गिरिडीह, 3 पर लिखिए धनबाद, 3 पर लिखिए धनबाद, 3 पर लिखिए धनबाद, 4 पर लिखिए बोकारो, 4 पर लिखिए बोकारो, नोट कर लिया। 5 पर लिखिए, 4 पर बोकारो है, स्टील सिटी वाला। बोकारो में क्या है जी, स्टील सिटी। किसके मदद से लगाया, लिखवाया था रूस की मदद से। 5 नंबर पे लिखो रांची, 5 नंबर पे लिखो रांची, 5 नंबर पर लिखो रांची। 6 नंबर पे लिखो लोहरदगा, 6 नंबर पे लिखो लोहरदगा। एल्युमिनियम मिलता है लोहरदगा में, बॉक्साइड मिलता है लोहरदगा, नोट कर लिए। 6 नंबर पे, 5 पर लिखा रांची, 6 नंबर पर लोहरदगा। 7 नंबर पे लिखो जादूगोड़ा, 7 नंबर पे लिखो जादूगोड़ा। यूरेनियम पता है ना आपको, अरे यूरेनियम रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा था इस बार जेपीएससी में, झारखंड पीसीएस में अगर कोई दिया होगा तो इस बार पूछा था, इसी बार के 7 जेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि यूरेनियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो जादूगोड़ा में है। तो जादूगोड़ा ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और 8 नंबर पे लिखिए जमशेदपुर, 8 नंबर पे लिखिए जमशेदपुर, 8 नंबर पे लिखिए जमशेदपुर। 9 नंबर पे लिखिए गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, गुरु लिखने नहीं आता, गुरु महिसानी, गुरु महिसानी। अरे गुरु भी कंफ्यूजन वाली बात है, इतना जल्दी गुरु पकड़ में थोड़े ना आएंगे। गुरु कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, गलत है। गुरु समझे, गुरु गुरु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, हिंदी में पूछा इनमें से कौन शुद्ध है, तो कई लड़के इसको शुद्ध मार के चले आए, पर था अशुद्ध। शुद्ध गुरु कौन है, ये। लेकिन गुरु महिसानी, हाँ बोलो बोलो, गुरु महिसानी, क्लियर है। लिखो 10 नंबर पे लिखो नोआ मुंडी, नोआ मुंडी, नोआ मुंडी, नोआ मुंडी। सुना होगा आपने, यहां पर मैग्नीज मिलता है, नोआ मुंडी। और 11 नंबर पे लिखो मयूरभंज, उड़ीसा में है ना, मयूरभंज उड़ीसा में लिखो। 11 नंबर पे लिखो मयूरभंज, मयूर, मयूर लिखना था ना, मयूरभंज, 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 मयूरभंज हो गया। और 12 पे लिखो रानीगंज, 12 पे लिखो रानीगंज। अब इन सब में क्या मिलता है, अच्छा ए में चतरा, ए में कोयला, हाँ ये लिखो चतरा। ए नंबर पे क्या लिखोगे, याद कर लो 13 नंबर उसको, चतरा पलामू सब वहीं पर है आसपास में, चतरा पलामू सब आसपास कहीं है, चतरा पलामू सब वहीं बना लीजिए। अच्छा कुछ वैसा फेमस नहीं है, लेकिन पलामू, चतरा, इसके अलावा लातेहार, सॉरी इसके अलावा हंटरगंज, ये सब आसपास का है। अब गया से निकलेंगे ना तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हंटरगंज, हाँ शिकारगंज नहीं, हंटरगंज को शिकारगंज बना दिए, बड़ा ट्रेन है। चलिए हो गया। अब लिखिए थोड़ा सा कहां कहां क्या मिलता है, लिखिए एक साथ लिख लीजिए आप लोग। अच्छा धनबाद के बगल में झरिया है, तो आप पूछे ऐसे झरिया नहीं बने, तो धनबाद और झरिया में कोई अंतर ही नहीं है, सब एक ही जगह है। लिख लीजिए आप लोग। नंबर 1 पे क्या था, कोडरमा। देखिए कोडरमा में लिखिए माइका, क्या मिलता है, अभ्रक। कोडरमा में क्या मिलता है, माइका, अभ्रक। लिख लीजिए कोडरमा के पास ही तिलैया बांध है, कोडरमा के पास ही कौन सा बांध है, तिलैया, झुमरी तिलैया उसको बोला जाता है। वही सैनिक स्कूल है, पता है ना आपको, झुमरी तिलैया का सैनिक स्कूल बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड में पहले, बिहार में 2 ही स्कूल थे, एक नेतरहाट, एक सैनिक स्कूल। लड़के हाँ बोलो, में माइका मिलता है, अबरक। उसके बाद यहाँ तिलैया बांध है, तिलैया बांध है, कोई दिक्कत, तिलैया बांध है वहां,
और माइका मिलता है। क्लियर है। और कोडरमा फेमस था, तिलैया फेमस था पहले सैनिक स्कूल के लिए। सैनिक स्कूल था, नेतरहाट विद्यालय भी वहां पर था झारखंड में, पहले बिहार में था, सब चला गया झारखंड में। अब सिमुलतल्ला विद्यालय खुला है बिहार में, नीतीश जी जमुई में एक विद्यालय खुल रहा है सिमुलतल्ला विद्यालय। तो होना चाहिए एक क्लास 1 का विद्यालय भी होना चाहिए। ऐसे नवोदय विद्यालय भी था बढ़िया पहले, लेकिन नवोदय विद्यालय की संख्या इतना ज्यादा हो गया कि क्वालिटी उसका काफी खराब कर दिए हैं सब। पहले नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा को माना जाता था कि आगे जाकर कुछ बेहतर करेगा। चलिए ऐसे मत बोलिए, कुछ नहीं कर। बिहार सैनिक स्कूल है, कहाँ है? अच्छा चलिए, फेमस नहीं है। एक नंबर 2 पे लिखिए, नंबर 2 पे लिखिए, 2 पे लिखिए गिरिडीह कोयला के लिए। गिरिडीह कोयला के लिए। गिरिडीह किसके लिए? कोयला के लिए। नंबर 2 पे गिरिडीह। 3 पर लिखिए, 2 हो गया। नंबर 3 पे धनबाद लिखिए कोयला के लिए। कोयला के लिए धनबाद कोयला के लिए। लेकिन सुन लो, पूरे झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे झारखंड में 2 ही ऐसे नगर हैं जो महानगर की श्रेणी में आते हैं। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा महानगर उत्तर प्रदेश में है। महानगर की परिभाषा होती है कि जिस नगर की जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो, जिस नगर की जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो उसे महानगर कहते हैं। बिहार में प्राचीन काल से लेकर आज तक एक ही महानगर है, पटना। इसके अलावा चूंकि बिहार में चाहे सीतामढ़ी का आदमी हो या अरवल का आदमी हो या गया का, पटना में रहना मतलब स्टैंडर्ड। आप पूरे बिहार के आदमी एकदम तूफानी में है कि जल्दी से पटना में घर हो जाए। अब पटना के जमीन का रेट देख लीजिए कहां पहुंच गया। नाली वाला जमीन यहाँ 55-60 रुपए कट्ठा मिल रहा है। अब पटना, मैं पटना की शिकायत नहीं कर रहा, मैं पूरा बिहार कहां उठ के चला आया? पटना। आप यूपी चले जाओ, एजुकेशन सेंटर कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है। यहाँ पूरे बिहार में पढ़ने का सेंटर कौन सा है? पटना है। सब पटने आ जाता है। बिजनेसमैन से लेके पढ़ाई करना है तो नौकरी लेना हो, बिजनेस करना, सब कहां है? पटना। तो पटना ही महानगर है, बाकी शहर खाली है। अब झारखंड में 2 महानगर है, 2 10 लाखी नगर है, जमशेदपुर और दूसरा धनबाद। रांची उसकी राजधानी महानगर में नहीं आता। हो सकता है 2021 के जनगणना में उसे जनसंख्या 10 लाख हो जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी वर्तमान में धनबाद और जमशेदपुर झारखंड में 2 ही महानगर हैं। और सबसे ज्यादा महानगर उत्तर प्रदेश में 7। कितने? उत्तर प्रदेश में कुल कितने महानगर? 7। एक दिन ट्रिक बताया था आप लोगों को, कावाल एमजी, कावाल एमजी। सबसे ज्यादा क्या है? महानगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में 7, झारखंड में 2 महानगर लिख लिए ना, धनबाद और टाटा, धनबाद और जमशेदपुर। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महानगर, इसका ट्रिक याद कर लीजिए। ये ट्रिक मेरा नहीं है, मेरा ट्रिक केवल एमजी है, मेरा ट्रिक केवल एमजी है। ये कावाल दिया हुआ है, एक बहुत बड़े विद्वान है प्रोफेसर आरएल सिंह। मैं बता दूं कि बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के संस्थापक थे राम छब्बीस सिंह। उन्हीं के चेला थे प्रोफेसर आरएल सिंह। उन्होंने ही ये शब्द को दिया था। कावाल शब्द ये दिया गया था ड्रेनेज सिस्टम के लिए। उत्तर प्रदेश के, क्या बीच में बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज पैटर्न के लिए। आप ही से बोल रहा हूं, बीच में कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज पैटर्न के लिए, सुन लो, उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज पैटर्न के लिए उन्होंने क्या दिया था? कावाल। पर हमने इस्तेमाल कर लिया महानगर के ट्रिक के लिए। बहुत बड़े भूगोल बेटा आरएल सिंह। लिखिए, के से लिखे कानपुर, ये ट्रिक है। कौन कौन महानगर है वहां? कानपुर, आगरा, आगरा नाम सुना होगा, कानपुर, आगरा, अच्छा डब्ल्यू नहीं है, भी है, सॉरी। देखिए, कानपुर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, सब 10 लाख। सबकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। कानपुर, आगरा, वाराणसी, उसके बाद इलाहाबाद। अब प्रयागराज हो गया हालांकि, इलाहाबाद, उसके बाद लखनऊ, एल से लखनऊ, एम से मेरठ, अजी से गाजियाबाद। फिर से बोल दो, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद। कावाल एमजी। कावाल शब्द किसके लिए दिया गया था? उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नगरों के ड्रेनेज सिस्टम के लिए। उन्होंने
उन्होंने भी यही शहर का नाम लिया, उन्होंने ड्रेनेज पैटर्न के लिए लिया था। आरएल सिंह का किताब आता है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के प्रादेशिक भूगोल, किनका आता है? आरएल सिंह का। चलिए, हो गया। अगर भारत के शहरों के बारे में जानना है, अगर भारत के राज्यों के बारे में जानना है बढ़िया से, एक एक पॉइंट, राज्य की विशेषता, खान पान से लेकर हर चीज, तो कौन सी किताब पढ़ेंगे आप? रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, प्रोफेसर आरएल सिंह। लेकिन उस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर आपको टाइम हो और भारत को जानना चाहते हैं तो क्या पढ़ लीजिए? आरएल सिंह का रीजनल ज्योग्राफी। खैर, आगे आते हैं। हो गया? क्या नंबर हो गया जी? 4 हो गया, 3 हो गया। चौथे नंबर पे लिखिए बोकारो। बोकारो लिखिए, बोकारो। बोकारो में तो लिख चुके हैं आप लोग। बोकारो में 2 चीज है, स्टील सिटी भी है, कोयला भी मिलता है। बोकारो में स्टील सिटी भी है और कोयला मिलता है। स्टील सिटी भी है और कोयला मिलता है। रांची राजधानी है, लिख दीजिए, झारखंड की राजधानी है रांची। राजधानी नहीं मिलता है, हो गया रांची झारखंड की राजधानी है। 5 नंबर पे लिखिए रांची। 6 नंबर पे लिखिए, नंबर 6 पे लिखिए लोहरदगा बॉक्साइड। लोहरदगा बॉक्साइड। आगे आइए, 7 नंबर जादूगोड़ा। 7 नंबर पे लिखो जादूगोड़ा। यूरेनियम कौन सा? यूरेनियम 235 से 38, 238 सबसे घटिया यूरेनियम। यूरेनियम सबसे घटिया, लेकिन यहां मिलता है यूरेनियम 238। जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम 238। और सबसे घटिया यूरेनियम कौन है? 238। इंडिया में जो यूरेनियम सब घटिया है, यहां बढ़िया यूरेनियम नहीं है। लेकिन सुन लो, हाँ बोलो। हाँ, तो 35 वाला वहां रियल में अच्छा क्वालिटी वाला है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कजाकिस्तान में यहां जो यूरेनियम मिलता है वो सब अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम है। इंडिया में जो मिलता है यूरेनियम वो 238 है, जो सबसे खराब क्वालिटी का है। सुन लीजिए, जादूगोड़ा में जो यूरेनियम है सबसे ज्यादा इंडिया में यूरेनियम कहां मिलता है? जादूगोड़ा में। और वो भी सबसे खराब क्वालिटी का। उसको अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सकता है। कैसे? उस यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन का टक्कर लगाइए, जिससे उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 238 के बदले 39 हो जाएगा, तो बन जाएगा प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम एक अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भारत में बड़े पैमाने पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अभी इंडिया में ज्यादातर क्या है? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, यानी दाबित गुरु जल रिएक्टर है। उससे नहीं होगा, आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेगा उसको रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन करवा दीजिए। किससे? यूरेनियम 238 से। और फिर प्लूटोनियम बदल जाएगा और आपका सारा घटिया यूरेनियम क्या हो जाएगा? अच्छे से यूज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो हम एक बार इस पर मतलब रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर कहेंगे तो आपकी क्लास हम ले लेंगे। चलिए, अब आइए 7 नंबर पर जादूगोड़ा हो गया। 8 नंबर जमशेदपुर। जमशेदपुर, यहां टिस्को है। जमशेदपुर में क्या है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेदपुर में क्या है? टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। नोट कर लिया? सबसे एक दिन लिखवाया भी था, स्वर्ण रेखा नदी पढ़ा रहे थे तो आप लोग लिखवाए थे। निजी क्षेत्र में, कंप्लीटली निजी क्षेत्र में लगने वाला पहला लोहा इस्पात कारखाना कौन था? टिस्को था। उससे पहले भी लोहा इस्पात कारखाना इंडिया में लगा था, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में होता था। कंप्लीटली पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में लगने वाला लोहा इस्पात का पहला कारखाना कौन था? टिस्को था, जो 1907 में लगाया गया था। 1907 में पूरी तरह से निजी क्षेत्र में लगने वाला भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना कौन था? टिस्को। मतलब निजी क्षेत्र में पूछे तो वैसे पहला तो कोई और था, लेकिन सबसे पहला लोहा कारखाना प्राइवेट सेक्टर में तो टिस्को था, टाटा था, टाटा में। चलिए अगला आइए, जमशेदपुर के बाद नंबर 10। नंबर 9 पे क्या था? गुरु महिसानी। गुरु महिसानी लिखिए, यहां लिखिए, लोहा और मैग्नीज दोनों मिलता है। लोहा और मैग्नीज, हेमेटाइट लोहा मिलेगा, लोहा और मैग्नीज दोनों मिलता है। नोआ मुंडी, नोआ मुंडी, नोआ मंडी नहीं, नोआ मुंडी, नोआ मुंडी लिखिए, यहां भी मिलता है मैग्नीज। लिख लिए? मैग्नीज लिख लिया। मयूरभंज, मयूरभंज डोलोमाइट। मयूरभंज में क्या मिलेगा? डोलोमाइट, कैल्शियम का ओर है। कैल्शियम का एस कौन है? डोलोमाइट। न कोयला नहीं मयूरभंज में, तालचर में कोयला। उड़ीसा के तालचर में मिलता है कोयला। कोयला उड़ीसा के कहां मिलता है जी? तालचर में। क्लियर है? अब आइए, मयूरभंज हो गया, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट। अगला आइए रानीगंज। 12 नंबर पे लिखिए रानीगंज। रानीगंज
रानीगंज 12 नंबर बंगाल में लिखिए, रानीगंज लिख लीजिए। भारत में पहली बार कोयला रानीगंज से ही निकाला गया था। पहली बार कोयला निकालने की शुरुआत इंडिया में कहां से हुआ? रानीगंज से। भारत में पहली बार कोयला रानीगंज से निकाला, जिससे पेट्रोलियम पहली बार डिगबोई से निकाला गया। पता है ना आपको, असम के डिगबोई से पहली बार क्या निकाला गया? पेट्रोलियम। पूछा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम कहां से निकाला गया, और पहली बार कोयला कहां से निकाला गया? रानीगंज से। तो जो डिगबोई है ना, वो असम में, उसका नाम पड़ा क्यों डिगबोई? क्योंकि वहां पर लड़के अंग्रेज के थे, वो तेल निकालते थे, तो बोला अंग्रेजों ने कि डिग मैंने खोदना, अब बॉय मन लड़का, तो डिग बॉय करते थे, तो उसका नाम ही पड़ गया डिगबोई। रियली ये किताब ये कहां से मिला कहानी हमको? चतुर्भुज मामोरिया का जो भारत का भूगोल है ना, चतुर्भुज मामोरिया का भारत का भूगोल, उसमें ऊर्जा के संसाधन है, उस चैप्टर में पहला पैराग्राफ में लिखा है उसका नाम डिगबोई कैसे पड़ा। अंग्रेज थोड़ा मुंह बना के बॉय बोलते हैं, हम लोग बॉय कहते हैं, बोई कहते हैं, ओ बोई ओ गर्ल, थोड़ा मुंह बनाते हैं, है ना। वो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो यह डिग बोल तो नामे पड़ गया डिग बॉय। तो डिग बॉय में पहली बार तेल निकाला गया, और पूछा गया तेल का सबसे ज्यादा भंडार का है, तो बॉम्बे है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार तो बॉम्बे है। पहली बार पेट्रोलियम तो डिग बॉय, पहली बार कोयला तो रानीगंज, अब भंडार तो झारखंड। क्लियर है? बस मेघालय के पढ़ा हम अगले क्लास में करेंगे। क्या छोड़िए, इस सब में कुछ नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।